जरा इमेजिन कीजिए, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी में रहते हैं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। G20 जैसे ग्लोबल समिट की मेजबानी कर चुके देश का हिस्सा है। नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है और हर महीने आपको यही बताया जाता है कि आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन फिर एक दिन आप किसी दूसरे देश का वीजा अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, बैंक बैलेंस ठीक, ट्रैवल हिस्ट्री वो भी सही, फिर भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और ठीक उसी पल दिमाग में एक सवाल उभरता है, अगर दुनिया सच में भारत की इतनी इज्जत करती है तो भारतीय पासपोर्ट इतनी आसानी से रिजेक्ट क्यों हो जाता है? यहीं से शुरू होती है आज की कहानी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसे डेटा और रिपोर्ट सामने आई हैं जिन्होंने सिर्फ एक सवाल नहीं उठाया बल्कि पूरे नैरेटिव पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत की ग्लोबल इमेज सच में पहले से ज्यादा मजबूत हुई है या फिर हम सालों से सिर्फ उसकी ब्रांडिंग देखते आ रहे थे? भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए हैं ट्रंप। Modi looks so nice, like an angel. Modi is the most beautiful looking man. Modi is very tough trader. Modi loves the Indian people. ये सब कुछ ट्रंप ने कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि वो बहुत से वर्ल्ड लीडर से मिले हैं, लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं। ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से मेरे दोस्त हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह। मोदी ने कुछ नहीं बोला, ट्रंप ने बहुत कुछ बोला, लेकिन अंत में ट्रंप ने यही बोला कि मोदी लगभग महान है। देखिए, 2014 के बाद एक नैरेटिव बहुत तेजी से तैयार किया गया कि भारत अब बदल चुका है और दुनिया उसे पहले से बिल्कुल अलग नजर से देखती है। टीवी पर बार बार एक जैसी तस्वीरें दिखाई गईं। कहीं मोदी अमेरिका में स्टेडियम एड्रेस कर रहे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, कहीं फ्रांस, कहीं जापान तो कहीं यूएई, और लगभग हर जगह हेडलाइंस भी करीब करीब एक जैसी थी। पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। धीरे धीरे ये तस्वीरें सिर्फ खबरें नहीं रही, बहुत से लोगों के लिए यही रियलिटी बन गई। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। और सच कहूं, अगर ऐसा वाकई हुआ होता तो इससे अच्छी बात किसी भी भारतीय के लिए हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे देश का सम्मान करे। लेकिन यही एक जरूरी फर्क समझना पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में सम्मान का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी तस्वीरें या तालियां नहीं होता। सम्मान का असली मतलब रिजल्ट्स होते हैं। यानी क्या दूसरे देश आपके नागरिकों पर भरोसा करते हैं? क्या आपके स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं? क्या आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है? क्या विदेश जाना पहले से आसान हुआ है? और सबसे जरूरी, क्या आपकी डिप्लोमेसी का फायदा आम भारतीय तक भी पहुंचा? क्योंकि आखिरकार किसी भी फॉरेन पॉलिसी का असली टेस्ट यही होता है और यहीं से कहानी पलटना नहीं बल्कि खुलना शुरू होती है। क्योंकि इसी साल जारी हुई ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग करीब 200 देशों में 125वें नंबर पर पहुंच गई है। जी हां,
आपने सही सुना, 125वीं रैंक, यानी दुनिया के आधे से भी ज्यादा देशों का पासपोर्ट भारतीय पासपोर्ट से ज्यादा मजबूत माना गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सबसे चौंकाने वाली बात खत्म हो जाती है, तो कहानी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि इस लिस्ट में भारत नामीबिया जैसे देश से भी पीछे है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसे आजादी मिली 1990 में, जिसकी आबादी सिर्फ करीब 26 लाख है और जिसकी पूरी इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी का लगभग 2% मानी जाती है, फिर भी उसका पासपोर्ट भारत से ज्यादा मजबूत माना जाता है। अब यही ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल आता है, पासपोर्ट रैंकिंग से आखिर फर्क ही क्या पड़ता है? और यह सवाल पूरी तरह जायज है, लेकिन फर्क पड़ता है और काफी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट सिर्फ विदेश जाने का एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एक तरह से इस बात का संकेत भी होता है कि दुनिया के दूसरे देश आपके नागरिकों पर कितना भरोसा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो पासपोर्ट किसी भी देश की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है। लेकिन यही पूरी तस्वीर खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि पासपोर्ट रैंकिंग सिर्फ शुरुआत है, असल तस्वीर इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है और कहीं ज्यादा चौंकाने वाली भी, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम उन आंकड़ों की बात करेंगे जो बताते हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया के कई देशों तक पहुंचना पहले के मुकाबले ज्यादा मुश्किल क्यों होता जा रहा है। और कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स भी सामने आएंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। अब पासपोर्ट रैंकिंग की बात आते ही कुछ लोग तुरंत कहेंगे, अरे ये तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग है, इससे क्या साबित होता है? ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि एक रैंकिंग पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन क्या हर रैंकिंग गलत हो सकती है? क्योंकि सिर्फ ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ही नहीं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी भारत की लगभग यही तस्वीर दिखाता है। 2014 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 76वें स्थान पर था, आज भारत 80वें स्थान पर है। यानी जिस दौर में बार बार यह दावा किया गया कि भारत की ग्लोबल इमेज पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, उसी दौर में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग धीरे धीरे नीचे खिसकती गई। और यही एक बात समझना बहुत जरूरी है, पासपोर्ट रैंकिंग सिर्फ ये नहीं बताती कि आप कितने देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है, दुनिया आपके देश के नागरिकों पर आखिर कितना भरोसा करती है। और अगर इन दोनों रैंकिंग्स को साथ रखकर देखें तो कम से कम तस्वीर यही इशारा करती है कि भारतीय पासपोर्ट पर दुनिया का भरोसा पहले जैसा मजबूत होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ रैंकिंग्स तक सीमित है, या ये असर आम भारतीय की जिंदगी में भी दिखाई देता है? क्योंकि असल कहानी यहीं से और बड़ी होने वाली है। मान लीजिए आप सिर्फ छुट्टियां मनाने यूरोप जाना चाहते हैं। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जरा पूरी प्रोसेस देखिए। सबसे पहले वीजा अपॉइंटमेंट के लिए महीनों का इंतजार, फिर बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, इतना सब जमा करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वीजा मिलेगा ही। यानी पहले हजारों रुपए खर्च कीजिए, फिर महीनों इंतजार कीजिए और आखिर में बस उम्मीद रखिए कि शायद एम्बेसी आपको एंट्री दे दे। और अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो पैसा भी गया, समय भी गया और उस पूरी प्रोसेस का मेंटल स्ट्रेस अलग। यानी रिजेक्शन सिर्फ एक स्टैंप नहीं होता, उसके साथ महीनों की पूरी प्लानिंग भी बिखर जाती है। यही वजह है कि सिर्फ शेंगेन वीजा रिजेक्शन की वजह से भारतीय एप्लीकेंट्स को एक ही साल में करीब 135 करोड़ का नुकसान हुआ। और यह तो सिर्फ उन एप्लीकेशंस का हिसाब है जो रिजेक्ट हुई। महीनों की प्लानिंग, अनसर्टेनिटी, मेंटल स्ट्रेस, इन सब की तो कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये दिक्कतें सिर्फ यूरोप तक सीमित है, तो यही कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि थाईलैंड, जिसे भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन में गिना जाता है, उसने भी अपने नियम बदल दिए। पहले भारतीय बिना वीजा थाईलैंड जा सकते थे,
अब वीजा प्रोसेस फिर से लागू हो चुकी है। यानी अब कंफर्म रिटर्न टिकट दिखाइए, होटल बुकिंग दिखाइए, बैंक बैलेंस का पूरा प्रूफ दीजिए। अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम 50,000 का फाइनेंशियल प्रूफ, और अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो कम से कम 25,000। यानी अब सिर्फ घूमने जाने के लिए भी पहले खुद को साबित करना पड़ेगा। अगर असर सिर्फ टूरिस्ट तक होता तो शायद कोई कह देता कि रूल्स बदल गए होंगे, लेकिन यहीं से तस्वीर और गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब असर सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं, स्टूडेंट्स पर भी साफ दिखाई देने लगा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे चिंताजनक हिस्सा है, क्योंकि जिस देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी यंग पॉपुलेशन मानी जाती है, अगर उसी देश के युवा दुनिया भर में बढ़ती हुई रुकावटों का सामना कर रहे हों तो यह सिर्फ वीजा का मुद्दा नहीं रहता, ये सीधे उस देश के भविष्य का मुद्दा बन जाता है। जिस देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी यंग पॉपुलेशन मानी जाती है, आज उसी देश के स्टूडेंट्स दुनिया भर में बढ़ते हुए वीजा रिजेक्शंस झेल रहे हैं। जरा अमेरिका का F1 स्टूडेंट वीजा देखिए। 2015 में भारतीय एप्लीकेंट्स का रिजेक्शन रेट करीब 23% था, लेकिन 2025 आते आते यही आंकड़ा बढ़कर 61% तक पहुंच गया। यानी हर 10 भारतीय स्टूडेंट में से लगभग 6 पढ़ाई शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट हो रहे हैं। अब अगर इसकी तुलना यूरोपियन स्टूडेंट से की जाए तो उनका रिजेक्शन रेट करीब 9% है। यह सिर्फ कुछ परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क नहीं है, ये भरोसे का फर्क है। यानी दुनिया हर देश के एप्लीकेंट्स को एक जैसी नजर से नहीं देख रही, लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेरिका का मामला अलग है तो कनाडा के आंकड़े शायद आपको और ज्यादा चौंका दे। 2025 में भारतीय स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन रेट करीब 74% तक पहुंच गया। यानी हर 10 में से 7 से 8 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही थी। और बात सिर्फ रिजेक्शन तक सीमित नहीं थी, वीजा प्रोसेसिंग टाइम भी भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए करीब 99 दिन का हो गया, जबकि उसी समय पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए यही प्रोसेस करीब 59 दिन में पूरी हो रही थी। यानी फर्क सिर्फ अप्रूवल नहीं, इंतजार में भी था। और यही उस भरोसे का एक और संकेत था। और तस्वीर यहीं रुकती भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय स्टूडेंट वीजाज में करीब 48% की गिरावट दर्ज की गई। अब एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखिए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 3 अलग अलग महाद्वीप, 3 अलग अलग सरकारें, 3 अलग अलग इमिग्रेशन सिस्टम, लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा। तो क्या इसे सिर्फ एक संयोग कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है, या हमें इसकी वजह समझने की जरूरत है? क्योंकि अब यह सिर्फ पासपोर्ट रैंकिंग की कहानी नहीं रही, ये भारत की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की कहानी बन चुकी है। एक तरफ पासपोर्ट रैंकिंग नीचे जा रही है, स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट वीजा रूल्स लगातार सख्त होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले कुछ वर्षों में 33 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। अगर दुनिया भारत का इतना सम्मान कर रही है तो आम भारतीयों के लिए उसी दुनिया के दरवाजे पहले से ज्यादा मुश्किल क्यों होते जा रहे हैं? क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं, या तस्वीर का कोई एक ऐसा हिस्सा है जो हेडलाइंस में दिखाई ही नहीं देता? क्योंकि अब सवाल अवार्ड्स का नहीं, असर का है। और आगे हम यही फर्क समझेंगे, रिकॉग्निशन और रियल इन्फ्लुएंस के बीच का फर्क। देखिए, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी भारतीय प्रधानमंत्री को दुनिया के किसी देश से सम्मान मिलता है तो हर भारतीय को खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ तालियां नहीं बजती, सवाल भी पूछे जाते हैं। और शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, इन अवार्ड से आखिर देश को मिला क्या? क्या भारतीय पासपोर्ट पहले से ज्यादा मजबूत हुआ? क्या भारतीयों के लिए वीजा लेना आसान हुआ? क्या भारतीय बिजनेसेस के लिए दुनिया के नए बाजार खुले? क्या भारतीय स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी बढ़ी? अगर इन सवालों का जवाब हां होता तो शायद ये पूरा वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जरा इन अवार्ड्स की लिस्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब, रूस, ब्राजील, साइप्रस, स्लोवाकिया, मॉरिशस, डोमिनिका, गोयाना, घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और सेशल्स समेत
कई देशों के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मिल चुके हैं। पहली नजर में ये काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन यही कुछ ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जो पूरी तस्वीर को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए सेशल्स का गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड। ये अवार्ड मोदी जी की विजिट से ठीक पहले बनाया गया, यानी उससे पहले ऐसा कोई अवार्ड मौजूद ही नहीं था और आज तक मोदी जी इसके पहले और इकलौते रिसिपेंट हैं। लेकिन यहीं एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अवार्ड सर्टिफिकेट की तस्वीरों में इतनी स्पेलिंग मिस्टेक थी कि रिपब्लिक तक सही से नहीं लिखा गया था। बाद में कुछ लोगों ने एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद से यह दावा भी किया कि सर्टिफिकेट के विजुअल्स में एआई जनरेटेड एलिमेंट्स के संकेत दिखाई देते हैं। अब यहां एक बात साफ कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यह अवार्ड फेक था, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ उन दावों और सवालों की बात कर रहा हूं जो सार्वजनिक रूप से सामने आए। कुछ ऐसा ही मामला इजराइल के कैनेसेट मेडल का भी है। मोदी जी इसके भी पहले रिसिपेंट बने, लेकिन यह मेडल भी उनकी विजिट से पहले आधिकारिक तौर पर मौजूद नहीं था। फिर आता है 2019 का फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। उस समय इसे हिस्टोरिक बताया गया क्योंकि मोदी जी इसके पहले रिसिपेंट थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि करीब 7.5 साल बाद भी आज तक इस अवार्ड का दूसरा रेसिपिएंट कोई नहीं बना। एक बार फिर मैं ये नहीं कह रहा कि ये अवार्ड फेक हैं, बिल्कुल नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, अगर ये अवार्ड्स इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस थे तो उनका असर आखिर दिखाई कहां देता है? क्योंकि आखिरकार डिप्लोमेसी का असली रिपोर्ट कार्ड अवार्ड्स नहीं, रिजल्ट्स लिखते हैं। और अगर अब तक की पूरी कहानी को एक साथ रखकर देखें तो आखिर तस्वीर क्या कहती है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 125वें नंबर पर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2014 के मुकाबले और नीचे। अमेरिका में F1 स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन रेट 23% से बढ़कर 61% तक। कनाडा में करीब 74% रिजेक्शन। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्टूडेंट वीजाज में करीब 48% की गिरावट। शेंगेन वीजा रिजेक्शन की वजह से भारतीयों को करीब 135 करोड़ का नुकसान। और थाईलैंड में वीजा फ्री एंट्री भी खत्म। अलग अलग देश, अलग अलग नीतियां, लेकिन जब इतने सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा करने लगे तो उन्हें सिर्फ अलग अलग घटनाएं मान लेना आसान नहीं रह जाता। अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ इंटरनेशनल अवार्ड्स की लंबी लिस्ट, दूसरी तरफ पासपोर्ट रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है। स्टूडेंट वीजा रिजेक्शंस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट वीजा के नियम और सख्त होते जा रहे हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। अगर दुनिया भारत का इतना सम्मान कर रही है तो आम भारतीयों के लिए उसी दुनिया के दरवाजे पहले से ज्यादा मुश्किल क्यों होते जा रहे हैं? क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं, या तस्वीर का कोई एक ऐसा हिस्सा है जो हेडलाइंस में दिखाई नहीं देता? क्योंकि अब सवाल सिर्फ अवार्ड्स का नहीं है, सवाल उस फर्क का है जो रिकॉग्निशन और रियल इन्फ्लुएंस के बीच छुपा हुआ है। अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि असलियत में दोनों बिल्कुल अलग है। रिकॉग्निशन यानी दुनिया आपको देख रही है, आपके साथ तस्वीरें खिंचवा रही है, आपको सम्मान दे रही है। लेकिन इन्फ्लुएंस तब दिखाई देता है जब असली फैसले लिए जाते हैं, जब आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं मानी भी जाती है, जब उसका असर सीधे आपके नागरिकों तक पहुंचता है। क्योंकि किसी लीडर का रेड कारपेट पर स्वागत होना और उसी देश के नागरिकों के लिए वीजा प्रोसेस आसान होना दोनों एक जैसी बातें नहीं है। एक इमेज बनाता है, दूसरा इंपैक्ट। एक हेडलाइन बनाता है तो दूसरा ग्राउंड रियलिटी। एक कैमरों में दिखाई देता है तो दूसरा लोगों की जिंदगी में। और आखिरकार किसी भी लोकतंत्र में मायने हेडलाइन के नहीं, रिजल्ट के होते हैं। लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ अवार्ड्स और वीजा तक सीमित है? शायद नहीं, क्योंकि असली सवाल इससे भी बड़ा है। अगर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, अगर हम G20 की अध्यक्षता कर चुके हैं, अगर हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं, तो हमारी ग्लोबल नेगोशिएटिंग पावर आखिर दिखाई कहां देती है? आखिर इसकी झलक कब दिखाई देती है? सम्मान समारोह में, या तब जब किसी देश को अपने नागरिकों के लिए बेहतर शर्तें तय करवानी हो,
जब उसे दूसरे देशों से अपनी बात मनवानी हो, जब उसे अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी हो, यही किसी भी डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे कठिन सवाल भी है। इमेज और इन्फ्लुएंस सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल दुनिया में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। इमेज कैमरों में दिखती है, इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स में। इमेज सुर्खियां बनाती है, इन्फ्लुएंस नीतियां बदलवाता है। इमेज कुछ घंटों तक ट्रेंड करती है, इन्फ्लुएंस सालों तक अपना असर छोड़ता है। और आखिरकार किसी भी देश की असली ताकत इसी से तय होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ पासपोर्ट रैंकिंग ही किसी देश की ताकत तय करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा दावा करे तो वो भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर पासपोर्ट रैंकिंग, वीजा एक्सेप्टेंस और इंटरनेशनल ट्रस्ट तीनों लगातार एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों, तो उन्हें सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कम से कम एक बात जरूर बताते हैं, दुनिया आपको किस नजर से देखती है और आपके नागरिकों पर कितना भरोसा करती है। आखिरकार किसी भी फॉरेन पॉलिसी का सबसे ईमानदार रिपोर्ट कार्ड अवार्ड्स नहीं, उसके रिजल्ट्स होते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में बहस नारों से नहीं, फैक्ट से होनी चाहिए, अगर आप मानते हैं कि सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र मजबूत नेताओं से नहीं, मजबूत सवालों से बनते हैं।